हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग जो है मगध राज के उत्कर्ष के अंतर्गत, जो इसके पहले हम लोगों ने तो हर एक वंश के बारे में जानकारी ले लिया था। लेकिन हर एक वंश के बाद जो है आपका शिशुनाग वंश आता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, आपको मैंने बताया था कि हर एक वंश का जो अंतिम शासक था नाग दशरथ, उसके ही अमात्य शिशुनाग ने उसे अपदस्थ कर दिया, पच्युत कर दिया और उस मगध की गद्दी पर बैठ गया। और अगला जो है अपने ही नाम पर, यानी उसी के नाम पर ही जो वंश का नाम पड़ा, शिशुनाग वंश पड़ गया। आइए देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की शिशुनाग वंश की स्थापना हर्यक वंश के अंतिम शासक अंतिम शासक नाग दशक को उसी के अमात्य या दरबारी कर सकते हैं, अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत करके करके थी। बात करते हैं शिशुनाग की, यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग, देखिए इसके नाम में बड़ा रोचक कहानी है। इसका नाम जो है शिशुनाग कैसे पड़ गया। तो बात करते हैं इसके जो है नाम के उत्कर्ष के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब शिशुनाग बालक था, यानी कि बालक कहने का मतलब है कि इसकी जब इसका जन्म हुआ तो इसकी माँ ने इसे जंगल में लाकर छोड़ दिया था। तभी एक ऋषि ने उस बालक को देखा। लेकिन जब जिस अवस्था में बालक को रोते हुए देखा था, तो वहां पे आसपास में जो है बहुत सारे जो है नाग इकट्ठे हो गए थे। और उसी नागों के चलते जो उस ऋषि ने इस बालक का ही नाम क्या रख दिया, शिशुनाग रख दिया था। तो आइए जानते हैं इस शिशुनाग के बारे में। क्योंकि इस शिशुनाग ने तो पदच्युत करके किसको, तो नाग दशक को हटा दिया है, वंश की ही समाप्ति कर दी। और अपने ही नाम पर जो है एक अगला जो है वंश की स्थापना कर दिया। तो आइए इसका विशेषता के बारे में जानते हैं। अगला है, अगर हम बात करें तो इसने अवंती तथा वत्स वत्स पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। आपको मैंने बताया था कि जब हरेक वंश के जो है यहाँ पे शासन था मगध की गद्दी पर, तब जो है और इस समय जो है आसपास के राज्यों में कौशल की बात किया गया था, सबसे शक्तिशाली राज्यों में अवंती की बात किया गया था, वत्स की बात किया गया था। और इससे जो है इन सभी राज्यों से हर्यक वंश के समय काफी जो है गहरा जो है शत्रुता थी। लेकिन बाद में जो है क्या हुआ कि इसी शिशुनाग ने इस अवंती पर तथा वत्स पर अधिकार कर लिया और मगध में मिला दिया। अगला हम इसकी बात करें तो शिशुनाग ने ही राजधानी को, यानी कि आप हरेक वंश के समय जो राजधानी थी, यानी कि उदयन जो शासक था, उसने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर बसाया था और उसको राजधानी बना दिया था। लेकिन बाद में जो है शिशुनाग ने जब अपने इस शिशुनाग वंश की स्थापना किया, तो राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर दिया था। तो इस प्रकार देखें तो इसने राजधानी पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया।
स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जो पहले पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, अब वैशाली इसके शासनकाल में राजधानी हो गई। अगला हम बात करते हैं, तो इसके जो है देखें, इसके शासन, इसके समय में शासन की अगर विस्तार की बात किया जाए, तो इसका इसके साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा तक के क्षेत्रों में हो गया। यानी कि इसके समय में बात करें, इसके साम्राज्य के विस्तार की बात करें, तो बंगाल से लेकर के मालवा तक भी जो है इसके साम्राज्य का विस्तार हो गया। और अब आगे हम देखें, तो महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार शिशुनाग के शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। बात करते हैं, तो इस ये जो है महावंश के अनुसार बात किया जाए, तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है कालाशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है। तो आइए देखते हैं कालाशोक के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद जो है शासन आता है कालाशोक का, जिसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये टोटल शिशुनाग वंश पहले आप देख लेते हैं कब तक ये चला, क्योंकि 412 बीसी तक तो जो है आपका जो है हर एक वंश चला था। और उसके बाद से इसका समय की बात किया जाए, 412 से लेकर के बीसी से लेकर के 344 बीसी तक होता है। उसके बाद हम देखें कालाशोक की अगर शासन की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि शिशुनाग वंश का जो समय था, वो जो है उसकी गणना करें शिशुनाग का, तो 412 बीसी से लेकर के इसका जो है 394 बीसी तक जो है इसका शासन रहता है शिशुनाग का। और अगला जो है कालाशोक इसका पुत्र जो राजा बनता है, तो वह जो होता है 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक, 366 बीसी तक, यानी कि ईसवी पूर्व कर सकते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म को शून्य मान लिया जाता है। और उनके जन्म के पहले का जो समय है उसको ईसवी पूर्व कहा जाता है, यानी कि ईसा पूर्व। और जो उनके जन्म के बाद है का समय है उसको ईसवी के नाम से जाना है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात किया जा रहा है। तो उस समय जो होता क्या था कि प्रत्येक साल जो है घटते जाता था। अब जैसे हम लोग ईस्वी में हैं तो प्रत्येक साल बढ़ते जाता है, लेकिन ईस्वी पूर्व में क्या होता था कि प्रत्येक साल घटते जाता था। अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे अगर शिशुनाग का जो शासनकाल की देखा जाए, तो 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक है। अब उसके बाद उसका पुत्र राजा बनता है, शासक बनता है, तो 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक जो है उसका शासन रहता है। आगे हम बात करते हैं कालाशोक के बारे में अगर हम जानकारी लें, तो दिव्य दान दिव्य दान तथा पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। बात करें तो दिव्यवतान तथा पुराणों के अनुसार जो है इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण कहने का मतलब है ये, उसका जब जन्म हुआ तो जन्म से ही ये बहुत काला था, जिसके कारण से इसका नाम भी क्या था जी, काकवर्ण पड़ गया था। अब इसमें देखें, तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो है इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था शिशुनाग ने। बस ये कालाशोक ने क्या किया कि वैशाली से फिर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। तो इसने राजधानी
पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। यानी कि ये फिर से जो है अपनी राजधानी वैशाली से हटा करके कहां कर दिया, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। और इसका शासन व्यवस्था की किया जाए, कितने वर्षों तक शासन किया था, तो इसने 28 वर्षों तक शासन किया था, 28 वर्षों तक और शासन किया था। अब एक और चीज देखें, इसी के शासन काल में, इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। यानी कि इसी के समय में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और उसके बाद फिर जो है इसी समय, उसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला क्या था, स्थापित, और दूसरा महासंघिक, महासंघिक में। यानी कि काकवर्ण के समय या काला अशोक के समय ही जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और उसी के समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, पहला स्थापित और दूसरा जो है महासंघिक रूप में जो है यह बट गया। आगे हम देखें तो इसके बारे में और भी चीज मिलता है, कहानी है, इसके रोचक कहानी है कि यह बाणभट्ट के अनुसार, बाणभट्ट के हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार, या बाणभट्ट के अनुसार, जब यह पाटलिपुत्र में टहल रहा था, तभी महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। बात करें, जब यह पाटलिपुत्र शहर में घूम रहा था, सुबह सैर कर रहा था, तभी जो है एक महापद नामक व्यक्ति ने जो है इसकी जो है हत्या कर दिया। तो अब वो बात करते हैं महापद वंश के इसका नाम आया है। तो देखा जाए तो एक काला सुग जो था, एक दासी के साथ जो है अपना संबंध बनाया था, जो कि जाति से जो है क्या थी, नाई हुआ करती थी। और उसके बाद से उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। और वही महापादा का पदनंद था, वही महापद दंड था। और उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि काला शौक जो है अपने पुत्र का दर्जा उसे नहीं देता था, और उसे गुलामों जैसा व्यवहार करता था, और नाई का काम करवाता था, खुद जो अपनी दाढ़ी मूछें जो भी बनानी होती थी उसी से ही बनवाता था। और साथ साथ में जो है बहुत अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग भी उसके साथ किया करता था। और जो कालेश्वर का सेनापति था, खैर इसकी बात को लेकर के उसका सपोर्ट किया करता था और उसे समझाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इससे जो है अपमान से त्रस्त होकर के महापद ने नंद ने क्या किया कि जो है उसे मार दिया, कालेश्वर को मार दिया। ऐसी कहानी जो है बहुत सारी जो है किताबों में देखने को मिलती है। तो ये चीज जो है आपका जो है काला शोक की कहानी। अब जो है यानी कि अब इसकी मृत्यु हो जाती है, और कौन मारता है, तो महापद नंद जो है इसको मार देता है, और जो है नंद वंश की स्थापना करता है। तो आइए जो है अब अगला जो है हमारा जो है होगा नंद वंश। तो नंद वंश के बारे में जानकारी लेते हैं, इसको उतार सकते हैं आप।
आगे हम बात करते हैं नंद वंश की। अगला जो है आपका नंद वंश है। अगर बात किया जाए संस्थापक की, तो संस्थापक कौन हो गया जी? महापद्मनंद। महापद्मनंद। और इसके शासन बात किया जाए तो ये कब से कब तक चला था? तो अभी आप देख रहे थे कि सुनाग वंश जो था वह 344 बीसी तक चला था। तो इसके बाद जो है महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया। तो इसका क्या आता है नंद वंश का? तो इसके समय की बात किया जाए तो 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी तक। तो आइए सबसे पहले जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो महापद्मनंद। तो महापद नंद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है महापद नंद के बारे में अगर हम जाने तो महापद नंद जो है पुराणों के अनुसार अगर देखें तो पुराणों के अनुसार इसे शूद्र जाति का बताया गया है। शूद्र जाति का बताया गया है। यानी कि देखा जाए तो और इसके बारे में मैंने बताया कि इसका जन्म एक नाई की जैसे जो है स्त्री से हुआ था, इसलिए इसको जो है शूद्र की श्रेणी में भी रखा जाता था। पुराणों ने भी ऐसे ही जो बताया कि ये शूद्र जाति से बिलोंग करता था। आगे हम देखें तो इसने इसने क्षत्रियों का क्षत्रियों का विनाश किया तथा द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। आगे हम इसके जो है और भी जो है देखें आगे की इसके स्वरूप की बात देखें तो यह जो था और ये था इसके बातों को देखें तो आगे जो था पुराणों के अनुसार तो इसको तो शूद्र जाति का नशा रखा गया था और इसको जो है क्षत्रियों के विनाश के लिए जाना जाता था, यानी द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता था। और अगला हम देखें इसके स्वरूप की तो इसे इसने एकराट तथा एक छत्र की उपाधि रखी थी। एक छत्र की उपाधि धारण की थी। यानी कि इसने एकराट का भी जो है क्षत्रियों के विनाश में एकराट में छत्र की उपाधि जो है धारण की थी। आगे हम देखें तो इसने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और अगर इसकी उपलब्धि को देखा जाए तो जो कलिंग के राजा खारवेल थे तो खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका वर्णन किया था कि इसने सर्वप्रथम जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका इसका जिक्र इसका वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो इसके महापद नंद के 8 पुत्र थे। 8 पुत्र थे। और उसके बाद जो है महापद नंद के बाद जो है आपका आता है धानानंद। धानानंद का जो है शासन आता है। और धानानंद जो है आप जानते हैं यह सिकंदर के समकालीन था। यह सिकंदर के समकालीन था। और इसी धारानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। और उसी अपमान के बदले में चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं धारानंद को
इस मगध की गद्दी से हटा दूंगा और एक ऐसे बालक को जो है बैठाऊंगा या एक ऐसे व्यक्ति को बैठाऊंगा जो कि अपने भारतवर्ष का नाम रोशन कर सके, जो प्रजा के हित में काम कर सके। क्योंकि जो है इसका एक और था, यह जनता पर जबरदस्ती कर लाता था, फिजूल खर्ची भी था। जो है ज्यादातर जो है नाच गान मद मदिरा में ही जो है लीन रहता था, जिसके कारण से जो है उस पर जो है जो बोझ होता था वो सारे जो है बोझ जनता पर ही थोप देता था, उसी पर कर लाद देता था। तो अगर हम बात करें ग्रीक या यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज की उपाधि दी थी, अग्रमीज की उपाधि दी थी। यानी कि ग्रीक या यूनानी लेखक जो है इसे अग्रमीज कहा करते थे। इस नाम से जाना जाता था ये, तो ये अग्रमीज के नाम से जाना जाता था। बात करें 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी। यानी कि ये युग में इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया और उसके बाद से जो है धनानंद जैसे राजा का शासन समाप्त होता है और उसके बाद से मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की शुरुआत होती है। और आप जानते हैं कि मौर्य वंश में जो है मगध अपने उत्कर्ष पर था, इसका साम्राज्य का विस्तार काफी दूर दूर तक हुआ। तो इसके बारे में जो है विस्तार से चर्चा जो है अगले टॉपिक्स में हम करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।